बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का चैप्टर है और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक दो जो हैं पार्ट इसमें थोड़ी सी टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पहले पढ़ लें कि फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड इंफॉर्मेशन राइट अप ए डबल कॉलम कैश बुक एंड स्ट्राइक आउट द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, वर्डिंग चेंज है, जैसे दूसरा और तीसरा सवाल है सेम वैसे ही है। ठीक है, कि डबल कॉलम यानी कि कैश और बैंक का आपने बना लेना है और जो एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो आपने बताना है कि क्या निकल रहा है। ठीक है, कैश बुक जो है तो कैश बुक में आपने सारी ट्रांजैक्शंस करनी है, कैश वाली कैश कॉलम में और बैंक वाली बैंक कॉलम में कर देनी है। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में जो है वो एरर है। ये जो पार्ट नंबर ये जो तीसरा है ना, ये 5 मार्च 15 का जो है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है बुक में जो आ रहा है वो आ रहा है रिसीव्ड 2 चेक, 2 चेक वो रिसीव कर रहा है। हालांकि यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹10,000 एंड फ्रॉम बी ₹5,000। इस तरह से है जो क्वेश्चन है, लेकिन बुक में कुछ बुक्स में मिस प्रिंटिंग है। अगर चेक हो तो उसे आपने कैश करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपको चेक लिखा आ जाता है, ठीक है, तो आपने उसके मुताबिक ही करना है। जो क्वेश्चन हो आपने उसी के मुताबिक उसे सॉल्व करना है। लेकिन बुक में क्योंकि कैश के मुताबिक करेंगे तब ही इसका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज़ आंसर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे वो दें, कैश को बैंक कर दें या बैंक को कैश कर दें, आपने एज़ पर क्वेश्चन उसकी ट्रांजैक्शन कर देनी है, कैश वाली कैश में और बैंक वाली बैंक कॉलम में, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस लिख देना, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू कर लेते हैं कि 1 मार्च 15 का जो कैश इन हैंड है, कैश का बैलेंस 30,000 है और बैंक का बैलेंस जो है वो 40,000 है। तो ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं 1 मार्च की। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है और ब्रैकेट में मैं ओपनिंग बैलेंस भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ही है हमारा। इसके बाद हम ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं। VN ये वोचर नंबर है। ठीक है, जो आप वोचर जो है वो कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, कैश रिसीट्स या बैंक रिसीट वोचर आप बनाते हैं, उसका आपने रेफरेंस देना होता है। और साथ में लेजर फोलियो, जिस पेज पे वो लेजर है, कैश पेमेंट का लेजर जिस पेज पे आ रहा है, जिस पेज पे वो ट्रांजैक्शन है, तो वो आपने यहाँ पे पेज नंबर दे देना होता है। ठीक है, अब कैश की ट्रांजैक्शन जो है, कैश आ रहा है 30,000। ठीक है, और बैंक में है ओपनिंग बैलेंस 40,000, 40,000। ये हमने लिख लिया। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है वैसे वैसे लिख देनी है। बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ये देखें 5 मार्च में जो कैश रिसीव कर रहा है, ए से 10,000 और बी से 5,000। ठीक है, डेट ले लेते हैं पहले इसको। अब देखें यहाँ पे लिख दें कैश रिसीव फ्रॉम ए से कितना है 10,000। ठीक है, और सेम डेट में बी से रिसीव कर रहे हैं 5,000। सॉरी, ऊपर 1,000 लिख दिया मैंने, 1 0 और बढ़ा दूं 10,000 और यहाँ पे बी से 5,000। कैश आ रहा है तो कैश में आपने लिखना है। ठीक है, अगर बैंक हो तो बैंक वाले कॉलम में। अब ये एंट्री कैश वाली थी तो हमने कैश में ये एंट्री कर दिया है कि 10,000 ए से आया है और 5,000 बी से आया है। डन हो गया जी। तो ये ट्रांजैक्शन भी होगी ये 5 मार्च वाली। इसके बाद 12 मार्च की ट्रांजैक्शन है कि कैश परचेजेज ₹8,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो एंट्री आपने करनी है, पहले यहाँ पे डेट डाल दें और कैश परचेजेज है यहाँ पे लिख दें ट्रेड डिस्काउंट 5% है। परचेजेज लिख दें लेस 5% ट्रेड
डिस्काउंट। ठीक है, ये लिख दिया है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होनी है ज़रा देख लें कि 8000 टोटल अमाउंट है, इसमें से क्या मैं माइनस करने लगा हूँ 8000 का 5%। ठीक है, ये माइनस करके बकाया देखें। ट्रेड डिस्काउंट जब होता है ना तो उसकी जो वैल्यू होती है ना प्रोडक्ट की, ठीक है, जो प्राइस होती है उस पे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, फिर वो जो है ना नेट अमाउंट आप लेजर में लेके जाते हैं। तो मैं वही लेके जा रहा हूँ। नेट अमाउंट 7600 नेट अमाउंट बन रही है, तो परचेज जो है हमारी 7600 की आ गई है। देखें 5% ट्रेड डिस्काउंट ये मैंने ले लिया, फार्मूला लगा दिया। तो आप 8000 का 5% लें और 8000 में से वो माइनस करेंगे तो 7600 रुपया आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद आ रही है 20 मार्च की ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स। ठीक है, ₹2000 एंड बैंक्ड द सेम। इसका मतलब ये है कि कैश सेल की है 2000 रुपये की, 2000 आपके पास आ गया और यही 2000 फिर बैंक में आपने डिपॉजिट करवा दिया सेम डेट में। ठीक है, तो ये देखें पहले डेट ले ली है, कैश सेल्स है तो कैश सेल्स की अलग एंट्री होती है, आपने एक ही में उसे नहीं कर देना, एक एंट्री नहीं बना देनी। कैश सेल्स की पहले अलग करें। ठीक है, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है, सेल क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश और बैंक का जिक्र होना है। तो कैश को आप डेबिट कर देंगे 2000 से, कैश वाले कॉलम में 2000 कैश आपने बढ़ा दिया और वो कह रहा है कि एंड बैंक द सेम, यानी कि ये सेम अमाउंट जो है बैंक में जमा करवा दी है सेम डेट में। तो क्या करेंगे आप 20 मार्च में ही 15 में सेम में यहाँ पे लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब बैंक वाली साइड पे 2000 रुपये लिखें। जब बैंक में आप डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या होगा कि आपका कैश कम भी होगा। पहले आपने कैश रिसीव किया है, फिर बैंक में जमा भी करवा दी, जब जमा करवाएंगे तो कैश है फिर कम हो जाएगा आपका। सेम 20 मार्च में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक लिखें और कैश का जो बैलेंस है आपका 2000 रुपया उससे कम भी कर दें। पहले आपने 2000 बढ़ाया, फिर आपने 2000 कैश कम किया लेकिन बैंक बढ़ा दिया, क्योंकि ये सेम बैंक में जमा करवा दिया है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि ये ट्रांजैक्शन जो है कैश सेल्स ₹2000 यहाँ तक जो है ये, इसे मैं अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, एंड बैंक द सेम। ठीक है, बैंक द सेम कि पहले तो कैश आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, रिसीव किया है तो उसकी ट्रांजैक्शन कैश सेल लिख के आपने कैश वाली साइड पे ले ली। एंड बैंक द सेम मतलब 2000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे डेट तो सेम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि बैंक आपका बढ़ जाएगा और कैश आपका कम हो जाएगा। ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, इसने यानी कि एक लाइन में ये दो ट्रांजैक्शंस हैं। एक में आप कैश रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ कैश बढ़ रहा है आपका, दूसरे में क्या हो रहा है कि कैश कम भी हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आपने समझना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलें। 22 मार्च 15 कि विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹8000 कि 8000 जो है बैंक से निकलवाया है, तो क्या होगा कैश आपका बढ़ेगा तो बैंक कम होगा। उसके बाद एंड पेड वेजेस ₹3000 एंड रेंट ₹5000, उसमें से वेजेस पे कर दी हैं, यानी कि एक डेट में ट्रांजैक्शन होने जा रही हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये देखें कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक 8000। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ एक कलर। ठीक है, एंड पेड वेजेस ₹3000, इसे मैं कर देता हूँ अलग कलर। अच्छा, आप देख लें 22 मार्च की ट्रांजैक्शन है कि विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹8000, इसे मैंने एक कलर दे दिया है कि बैंक से विड्रॉ करवा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कैश आपका इंक्रीज़ का होगा, लेकिन इसके साथ बैंक कम भी होगा, यानी कि डबल ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगी। कैश को आप बढ़ाएंगे और बैंक को कम करेंगे। ठीक है, एंड पेड वेजेस, फिर इसके बाद वेजेस पे करेंगे 3000 की। ठीक है, कैश कम हो जाएगा आपका, और फिर रेंट पे करेंगे 5000 का, तो 5000 से कैश कम हो जाएगा रेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और डेट मैं लिख देता हूँ कि 22 मार्च
15। यहाँ पे वो कह रहा है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ कैश ही होता है, ठीक है ना, तो आपने कैश ही लिख देना है, 8,000 रुपये। और सेम जो है बैंक कम भी होगा आपका, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कि कैश इंक्रीज़ होगा और बैंक डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैंक को डिक्रीज़ करना है 8,000 के साथ, ये कर दिया। कर लेने के बाद 22 मार्च को ही, एक ही लाइन में उसने दिया हुआ है ना कि 22 मार्च की ही ट्रांजैक्शन है, वेजेस पे कर रहा है 3,000। अब बैंक ने चेक नहीं दिया हुआ तो इट्स मीन्स कि ये कैश में पेमेंट हो रही है। 3,000 वेजेस लिख के कर दें और 5,000 रेंट है, डेट सेम डालें और यहाँ पे रेंट लिख दें और यहाँ पे अमाउंट कैश वाले कॉलम में 5,000 आप लिख देंगे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी हमारी 22 मार्च तक। इसके बाद 23 मार्च की ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कैश रुपीज़ 3,000, ठीक है। इसको समझें ज़रा, इसको भी एक कलर दे दूँ मैं, ठीक है। एंड चेक रुपीज़ 5,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको समझना है आपने कि बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक तो एक ही दफ़ा होगा जी, चेक आपने रिसीव किया है, रिसीव की सिर्फ एंट्री तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर आपका बैंक, ये ज़ाहिरी बात है, आपके पास अगर चेक आ गया है तो उससे तो आपका बैंक इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। आप डिपॉजिट करवाएंगे तब आपका बैंक बढ़ जाएगा। तो ये बैंक की तो एक एंट्री हो जाएगी डिपॉजिट, लेकिन कैश आप रिसीव करके फिर बैंक में करवाएंगे तो क्या होगा, पहले तो आपने कैश रिसीव कर लेना है और एक चेक उस रिसीव कर लेना है, यानी कि बैंक बढ़ जाएगा आपका। फिर मैं सेकंड एंट्री जो करूँगा इसमें वो हो जाएगी कि कैश आपका कम होगा और बैंक बढ़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका बैंक बढ़ेगा एक दफ़ा। ये जो चेक लिया है इससे बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन जब कैश लिया है तो पहले कैश बढ़ेगा, फिर कैश कम होगा तो बैंक बढ़ेगा। वो किस तरह से है वो देख लें कि 23 मार्च की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। और पेमेंट कैश भी हो सकती है और चेक भी हो सकता है। जैसा कि एक ही बंदे से आ रही है तो कैश वाले कॉलम में आप लिखें 3,000, ठीक है, और बैंक वाले में आप लिखेंगे 5,000। 5,000 किस लिए कि बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने रिसीव किया और चेक डिपॉजिट भी करवा दिया। चेक जब डिपॉजिट होगा तो 5,000 आपका बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ रिसीव करने से नहीं बढ़ेगा, डिपॉजिट करवाने से बढ़ेगा। तो जब डिपॉजिट करवाया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन सेकंड जो है वो कह रहा है कि बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक तो करवा दिया उसकी एंट्री होगी। अब दूसरा जब कैश होना ना, इम्पैक्ट इसका आना है। दोबारा कैश जब डिपॉजिट करवाएंगे तो यहाँ पे आप सेम डेट में एंट्री डालेंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, और यहाँ पे बैंक अपना बढ़ा देंगे 3,000 के साथ, ठीक है। और सेम नरेशन जो है सेम डेट की यहाँ पे लिखेंगे और अपना कैश कम करेंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,000 रुपये आप बैंक में जमा करवा दिया है, तो ज़ाहिरी बात है आपका उतना कैश कम भी हो जाएगा, ठीक है। पहले देखें कि 3,000 ये कैश रिसीव किया, कैश वाले कॉलम में आ गया, और 5,000 रिसीव किया और डिपॉजिट भी करवाना था उसे, ठीक है। रिसीव करने से बैंक नहीं बढ़ता, डिपॉजिट का जब उसने वर्ड यूज़ किया तो आपका बैंक इंक्रीज़ कर गया 5,000 से, ठीक है। 5,000 से ये इंक्रीज़ हुआ तो बकाया देखें, कैश डिपॉजिटेड जब करवाया तो बैंक बढ़ गया, कैश डिपॉजिट करवाने से बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया, वो हमने यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद 25 मार्च की ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड चेक फॉर सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक्ड। सिर्फ वो रिसीव लिखता तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ना था, उसने आगे लिख दिया है एंड बैंक्ड, मतलब वो डिपॉजिट भी करवा दिया आपने। आगे वो अमाउंट यहाँ पे दे रहा है, बाहर दूसरे कॉलम में उसके सामने दे रहा है 8,000 कि 8,000 रुपया।
चेक रिसीव किया है और बैंक में जमा करवा दिया है, ठीक है। तो बैंक इससे बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे आप डेट डालें और लिखें कि सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी, ठीक है, सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में आप 8,000 रुपया जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके पास ये इन हो रहा है, सेल कर रहे हैं आप, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव किया है और डिपॉजिट भी करवा दिया सेम बैंक में, तो आपका जो है 8,000 बढ़ गया, ठीक है। अगर वो सिर्फ डिपॉजिट, वो सिर्फ रिसीव का कहे और डिपॉजिट की बात ना करे तो फिर आपका बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 28 मार्च की ट्रांजैक्शन है 15 की कि पेड टू वाई कैश ₹2,000 एंड चेक ₹3,000। अब पे कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं 28 मार्च, ठीक है, पेड टू वाई लिखें। अब कैश कितना कर रहे हैं, कैश वाले कॉलम में उतना लिख दें, क्योंकि एक ही पार्टी है तो एक ही लाइन में आप उसे कर सकते हैं। 2,000 रुपया कैश है और चेक 3,000 है, तो इसका मतलब है बैंक आपका 3,000 से कम हो जाएगा। ये कर दिया आपने। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अभी हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे पहले रिमूव कर दूँ, बाद में हम लेके आते हैं इसे। अच्छा, लास्ट जो है एंट्री 30 मार्च 15 की एंट्री है कि बैंक चार्जेस फॉर कमीशन। बैंक चार्जेस का मतलब है कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं आपके अकाउंट में से, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट होता है वो बैंक आपको दे रहा होता है, लेकिन यहाँ ले भी सकता है, लेकिन जब वो चार्जेस आ रहा है ना कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, ठीक है। अगर नहीं तो वो रिसीव का इंटरेस्ट और रिसीव्ड का लफ्ज़ यूज़ करेगा, फिर रिसीव आपने करना है। अगर चार्जेस का लफ्ज़ आ रहा हो तो इसका मतलब है कि बैंक अपनी पेमेंट वो काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है बैंक चार्जेस, ठीक है। कमीशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है। और कैश वाले कॉलम में नहीं लिखना, आपने बैंक वाले कॉलम में लिखना है 500 रुपया 500, ये चार्जेस बैंक के, ठीक है जी। ये तमाम ट्रांजैक्शंस आपने कर ली हैं। अब देखें यहाँ पे कि कैश का टोटल बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस था, फिर जब जब रिसीव हुआ तो टोटल हमारा आ रहा है 58,000, ठीक है। और यहाँ पे देखें कैश का जो बैलेंस है, मतलब जो कैश का एक्सपेंस हुआ है, जो खर्चा हुआ है, वो 22,600 रुपया हुआ है। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कैश है 58,000, इसे ले लें, माइनस इसमें से 22,600 रुपया करें तो देखें 35,400 रुपया आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। आपने इसे जब फॉर्मेट कंप्लीट बनाएंगे तो इसे बना के यहाँ पे बोल्ड कर देंगे तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है बोल्ड। और इसे यहाँ पे मैं कलर भी दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि ये बैलेंस कैरी डाउन आपने लिख देना है, साथ क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। अगर आपको कल को ये दोबारा शीट बनाते हैं तो ये क्लोजिंग ही आपका ओपनिंग बन जाएगा कंपनीज में, जिस तरह से काम होता है, ठीक है। एक तो ये निकला है कैश का, और बैंक का आपने निकालना। देखें बैंक का जो आ रहा है, ये भी बैलेंस जो आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, और जब जब बैंक में इन हुआ 58,000 टोटल बन गया, और उसमें जो एक्सपेंस हो रहा है टोटल बैंक से जो पेमेंट्स आपने की हैं वो 11,500 की हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं ये लगा रहा हूँ फार्मूला के 58,000 में से माइनस अगर मैं कर दूँ 11,500 जो टोटल खर्चा हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, ये देखें 46,500, ठीक है। ये हमारा आ गया बैंक का बैलेंस जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। आप चाहें तो नीचे इसे अलग से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ तक ही आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने उसे समझ के करना है कि जब जब कैश और बैंक इन हो रहा है, सबसे पहले आपने उसके बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं वो लिख लेने हैं, और जब जब कैश और बैंक इन हो रहा है उसे इन कर लेना है, और जब जब आउट हो रहा है उसे आउट कर देना है। एक ही लाइन में 3 ट्रांजैक्शन 4 भी हो सकती हैं। आपने उसे, जैसे मैंने ये कलर दिए हैं ना, आपने उसे उस तरह से अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक ट्रांजैक्शन है, इससे पहले आपने करना है, फिर ये दूसरी ट्रांजैक्शन है, फिर ये तीसरी है,
इस हिसाब से आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। जैसे मैंने ये कलर दे दिया ना कि विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये एक ट्रांजैक्शन है, इट्स मीन्स कि कैश आपका बढ़ेगा और बैंक कम होगा, ये आपने दोनों को इफेक्ट करवा देना है, ठीक है। फिर एंड पेड वेजेस ₹3000, इसका मतलब है सिर्फ कैश आपका कम हो रहा है 3000 रुपये से। एंड रेंट ₹5000, मतलब इसका ये सिंपल है कि सिर्फ 5000 आपका कैश का कम हो जाएगा। रेंट आपने लिख देना कि रेंट की वजह से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मतलब जिस तरह की वर्डिंग है उससे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे जैसे आप जहाँ पे आपका कैश और बैंक इन हो रहा है उसे रिसीट्स वाली साइड पे लिख दें, और जहाँ पे पेमेंट हो रही है उसे पेमेंट्स वाली साइड पे लिख दें। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।